RDSMR class 12 chapter determinant introduction part of exercise 5.2 तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। मैं बिल्कुल भी इजी वे में बताऊंगा। तो ये स्टार्टिंग की कुछ 5 प्रॉपर्टी है और एक और प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंट। तो वो प्रॉपर्टी ना ऐसे में डिटेल में कुछ भी लिख दूंगा तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो मैं क्या करूंगा उसके लिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप एक्सरसाइज देखिएगा, एक्सरसाइज 5.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इवेल्युएट डिटरमिनेंट, तो जो आप एक्सरसाइज 5.1 में किए हैं वही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज जीरो। तो बिना एक्सपेंड करे उस डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो कैसे फाइंड आउट होगा। तो सेकेंड में स्टार्टिंग का 2 क्वेश्चन लेंगे, सेकेंड का फर्स्ट एंड सेकेंड का सेकेंड। उसमें मैं आपको बेसिक समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम लोग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है, इंटरचेंज प्रॉपर्टी। तो ज्यादा इन गिर गया, 1 मिनट, सॉरी। इंटरचेंज प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से देखिए क्या है, पढ़िए। वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो जो भी डिटरमिनेंट का वैल्यू हम लोग निकालेंगे वो अनचेंज्ड होगा, बदलेगा ही नहीं। कब? यदि मैं रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दूं, रो को कॉलम बना दूं और कॉलम को रो बना देंगे तो दोनों केस में डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक मैट्रिक्स लिया या फिर डिटरमिनेंट ही ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक बी मैट्रिक्स ले लिया, मैं इस रो को क्या कर देता हूँ, कॉलम बना देता हूँ, 1 2 3, ठीक है ना। तो क्या करा, इस रोज और द कॉलम, इस रो को कॉलम बना दिए। तो 4 5 6 7 8 9, ये एक्चुअली ट्रांसपोज ही निकाला हूँ, समझ में आ गई बात। तो ये जो डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं हम लोग ए, और ये जो निकाल रहे हैं डिटरमिनेंट बी, दोनों सेम होगा। और एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ, या ऐसे भी बोल सकते हैं ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज निकालने के बाद उसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए। तो इस तरह से हम ये लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, दोनों मीनिंग एक ही है। ये पहला प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या कर रहा है कि इफ एनी 2 रोज, ये एक ज्यादा गिर गया यहाँ पे, ठीक है। इफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम आर इंटरचेंज डेटर, कोई भी 2 रो और 2 कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो साइन ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, तो जो डिटरमिनेंट निकालेंगे ना उसका जो साइन होगा चेंज हो जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल से समझो। सपोज एक यही ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें कह रहा है कि कोई भी 2 रो या फिर और बोल रहा है या एनी 2 कॉलम। तो दोनों केस के लिए देखते हैं। तो मैं यहाँ कर दूं, इसको चेंज कर देते हैं, बी इक्वल टू लिख दूं, इसको चेंज कर देते हैं, 4 5 6 1 2 3 और 7 8 9। एक सी ले लेता हूँ, कॉलम को चेंज कर देते हैं, फर्स्ट कॉलम को सेकंड बनाते हैं और सेकंड कॉलम को फर्स्ट। 2 5 8 1 4 7 3 6 9। देखिए 2 रो को मैं इंटरचेंज कर दिया, 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। ऐसा करने पे क्या होगा ना, डिटरमिनेंट ए का जो वैल्यू आएगा और इसका जो वैल्यू निकालिएगा ये निगेटिव के साथ आएगा। उसी तरह से डिटरमिनेंट ए इक्वल टू माइनस ऑफ डिटरमिनेंट सी। ये सेकेंड था साइन प्रॉपर्टी।
क्लियर है? एग्जाम्पल से तो क्लियर हो गए होंगे। सिंपल है, कुछ है तो नहीं नया ही है ना, मतलब कि कुछ ऐसा तो नहीं कि समझने वाला चीज नहीं है। चलिए जीरो प्रॉपर्टी देखिए क्या है, और ये जीरो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे ना तो सेकेंड क्वेश्चन इसी को फॉलो करेंगे हम लोग। मैक्सिमम जगह क्या, इफ एनी टू रो एनी टू कॉलम, कोई भी दो रो और दो कॉलम क्या हो, सेम एलिमेंट हो, तो आंख बंद करके बोलिए उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो। तो ये एक्चुअली आएगा, एक्सपैंड भी करिएगा ना, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, ए 1 1 1 1 1 1 2 4 5, ये देखिए फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट सेम है, तो आंख बंद करके बोल दीजिए कि इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। या फिर एक्सपैंड भी करिएगा ना तो भी जीरो ही आएगा। तो प्रॉपर्टी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये तो भाई 3:3 में ऑर्डर का था ना, तो एक्सपैंड हम लोग इजी वे में कर लेते हैं, ऑर्डर ज्यादा रहे तो एक्सपैंड करने में बहुत टाइम कंज्यूम लगेगा। तो उस केस में हम लोग को प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। प्रॉपर्टी के हेल्प से हम इजी वे में आसानी से और जल्दी में डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ऐसा रहेगा तो आंख बंद करके बोल देंगे ना कि डिटरमिनेंट इसका क्या होगा, जीरो होगा। तो कैसे प्रोसेस से बताऊंगा कि कैसे इस फॉर्म में लाना होगा। आप इस फॉर्म में रहेगा नहीं, इस फॉर्म में लाना होगा, और उसके बाद बोलेंगे कि C1 = C2, सो डिटरमिनेंट A = 0। इसी तरह से अगर B का वैल्यू कुछ ले लेता हूँ 5 5 5 5 5 5 0 1 और 8 मान लिया, इसमें रो 1 और रो 2 इक्वल है, तो भी बोलेंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएंगे, जीरो। बोला ना, कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम एलिमेंट हो जाए तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा उसका, जीरो। नाउ नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है, तो एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं क्या करूं, मैं इसमें ना मल्टीप्लाई कर दूं यदि, तो A = क्या हो जाएंगे, K से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो K से मल्टीप्लाई करने पे या तो रो 1 में मल्टीप्लाई करिए, या रो 2 में, या रो 3 में, या फिर C1 में, C2 में, C3 में, तो ये हो जाएगा। तो K इधर भी तो लेना होगा ना, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे ना, ऐसा तो नहीं ना कि कोई भी दिया होगा तो एक तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा K × 1, K × 2, K × 3 4 5 6 7 8 9। मैं रो एलॉन्ग इसको मल्टीप्लाई किया हूँ, आप चाहे ना तो इसको कॉलम बाय भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। K × 1, K × 4, K × 7 2 5 8 3 6 9। जब K से यहाँ पे नहीं लिखना होगा, यहाँ पे अगर K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1/K से मुझे डिवाइड भी करना होगा, ये केस है, ठीक है ना। तभी तो K कॉमन ले लिया तो K/K कैंसिल, तो वही चीज मिल जाएगा ना, ठीक है। इसमें ये एक्चुअली था तो ये यहाँ पे ऐसा किया। अब रो 1 और रो 2 दोनों में मुझे कोई के कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या करेंगे, समझिए बात को। मुझे रो 1 में भी करना है, तो K × 1, K × 2, K × 3। मैं रो 2 में भी करना होगा, तो K × 4, K × 5, K × 6 7 8 9। तो रो 1 के लिए 1/K, फिर रो 2 के लिए भी K, यानी दोनों कॉमन लूंगा तो K स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा क्या है। आप ऐसा नहीं किसी भी इसमें, आप इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर देंगे तो एक और K ले आना होगा, ठीक है। चलिए सम प्रॉपर्टी क्या है, सिंपल है। यदि मैं ये मान रहा हूँ A + B C + D D + E F G H I J K, ऐसा मैट्रिक्स ऐसा दिया हुआ है तो हम डिटरमिनेंट तो ऐसा हम ब्रेक कर सकते हैं A C D
FGHIJK प्लस फिर BCDE FGHIJK ऐसा कर सकते हैं। तो LHS और RHS दोनों इक्वल होगा। तो चलिए ये प्रॉपर्टी आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस क्या है, और दो कुछ क्वेश्चन करवाते हैं तो आपको डाउट क्या हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। फिर आगे का जो भी क्वेश्चन होगा आप खुद से कर लीजिएगा। हाँ, अब ऐसा नहीं है, यही बताने वाला था इसके पहले वाले वीडियो पार्ट में लास्ट में, कि चाहे आप हो या मैं एज ए टीचर, मैं ही क्यों, कोई भी टीचर, अगर कोई भी टीचर फर्स्ट टाइम बना रहा है ये चैप्टर और एक सप्ताह बाद प्रैक्टिस भूल गया, तो आप कोई भी एक क्वेश्चन दीजिए, आप जैसे वैसे मैं भी हूँ और भी टीचर है, नहीं बनेगा। तो प्रैक्टिस जितना करिएगा उतना ही होगा। आप कोई बोलिएगा कि ऐसा थोड़ी होता है, तो अगर भाई टीचर है हम लोग, तो आपके जैसा एक दो बार तो नहीं पढ़े होंगे, हर बैच को कितने बैच को पढ़ाए होंगे, और भी बहुत सारे टीचर होंगे, एक्सपीरियंस ज़्यादा होंगे, तो बहुत सारे बैच को पढ़ाते गए होंगे। तो ऐसा पढ़ाते चीज़ से क्या होता है ना, दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ एक क्वेश्चन ये कराया कैसे, दिमाग माइंड में चलने लगता है कि हाँ इसमें क्या करना है। आप ही सोचिए, जो स्टार्टिंग में आप पढ़े हैं क्लास 6 में अलजेब्रा कुछ भी हो, फैक्टराइज करना हो, तो स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हुआ होगा। प्रैक्टिस करते गए तो आप वही, अगर फैक्टराइज मिडिल टर्म से ब्रेक करने के लिए कहेगा तो आप इजी वे में कर सकते हैं ना। तो ये प्रैक्टिकली चीज़ है, आप लोग खुद समझते हैं, 12th में गए हैं, तो ऐसा नहीं, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो उससे भागिए मत, वो हर किसी के साथ होता है। तो जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना बेटर होगा आपके लिए। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, तो आप चलिए नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। चलिए प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस देखते हैं क्या है। जैसे एक मैट्रिक्स में लिख दिया हूँ ऑलरेडी पहले से, तो मैं ना क्या करूँ कि R1 क्या है, ये है R1 में मैं अप्लाई कर रहा हूँ ऑपरेशन। क्या ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, तो R1 प्लस 1/2 R2 ऐसा कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ क्या कि R1 में ये क्या है, 2 है, प्लस ये क्या है 4, तो 1/2 ऑफ 4 क्या हो जाएंगे 4। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 को 4। अब ये सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, 4 ही ना आएगा। फिर देखिए 4 है R1 में, 8 में क्या करना होगा 1/2 इंटू 8, ये करेंगे तो क्या आएगा 8, यहाँ भी कर दिया 8। इधर 6 है तो 6 प्लस 1/2 इंटू R2 में ये क्या है 12, कितना आ जाएगा 12। तो मैं सिर्फ R1 में ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, सारे में नहीं, बाकी जो है वो कॉपी कर लीजिए 5 6 7। अब देखिए तो इसका डिटरमिनेंट क्या निकालना था, तो मैं इस तरह का ऑपरेशन सिर्फ रो में ही नहीं कर सकते हैं, कॉलम में भी कर सकते हैं हम लोग। तो कॉलम में जैसे ये कर सकते हैं, C1 में भी कर सकते हैं, तो C1 में C1 प्लस 3 C2 कुछ भी कर दीजिए, C3 में कर दीजिए C1 माइनस C2, C2 में कर दीजिए C2 माइनस 2C1, ऐसा कुछ भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे R1 पे 2R2 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज़ मैं बताऊंगा कि ये ऐसा नहीं किया, कोई नहीं किया जा सकता, ऐसा कर सकते हैं। क्यों, वही चीज़ है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है, कुछ भी रहता है तो हम 1/k से लेके k से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही चीज़ का तो रहा है कि R1 को मैं k से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ऐसा हम कुछ भी से लेके ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो आप लगा क्यों रहा हूँ, ताकि मुझे जो भी प्रॉपर्टी इसके पहले पढ़े हैं ना, या तो दो कॉलम का एलिमेंट सेम कर दीजिए, दो रो का एलिमेंट सेम कर दीजिए। यहाँ पे देखिए सेम हो गया, तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सेम है क्या, पहले देख लेता हूँ। हाँ, ये और ये दोनों सेम है, R1 इक्वल टू R2, सो डिटरमिनेंट ऑफ दिस वैल्यू इक्वल टू 0। आप एक्सपेंड करके देख लीजिए 0 ही आएगा। इस तरह से यही कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस। तो
तो इस पे और चलेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगा तो उसमें और कुछ फील्ड होंगे। पहले उसके पहले देखिए ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी। तो ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ऐसा दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो है, मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट ही है। जब भी ऐसा रहे ना तो ये डायगोनल एलिमेंट के मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही उसका डिटरमिनेंट वैल्यू आ जाएगा। तो 1 4 × 6 कितना आ जाएगा 24। और तो एक एग्जाम्पल ले लूँ, आप इस तरह का ऑपरेशन कर करके यदि ऐसा ले आते हैं 0 0 0 1 4 5 6 7 8, किसी या तो कॉलम को बना दीजिए या फिर रो को बना दीजिए। 5 2 1 5 ये वाला कर दीजिए 0 6 7 8, हमेशा डिटरमिनेंट 0 ही आएंगे। ये केस। एक और चीज याद रखिएगा कि आप इस तरह का ऑपरेशन करते गए तो कुछ भी नहीं हो रहा है, न तो कोई भी रो 0 इक्वल हो रहा है, न कि दो रो और 2 एलिमेंट सेम हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो प्रॉपर्टी को अप्लाई करते जाएं। अगर इस केस में ऐसा आ जाए 1 2 5 0 1 2 0 3 4 ऐसा है, तो आप ना एक्सपेंड आप कर दीजिए कि जिस कॉलम में या जिस रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 है। तो अगर इस कॉलम का अगर बात करें तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 2 है, यानी सिर्फ इसी के अलाउंग में मुझे एक्सपेंड करना है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये और ये नहीं लेंगे तो 1 क्या हो जाएगा 4 - 12। बाकी तो 0 कॉलम के अलाउंग मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो 0 समथिंग 0 + 0 समथिंग 0 तो 0। तो यही चीज आसान ना हो गया ये, ठीक है। ये इतना इससे आप इससे आगे कुछ है ही नहीं, इतना कुछ दिमाग में बैठा लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर लेके चल रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट, विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट इज 0। क्या है 8 2 7 12 3 5 एंड 16 4 3। 1 मैं नहीं करवा रहा हूँ यहाँ पे, 1 इसलिए नहीं करवा रहा हूँ ना क्योंकि आपको एक्सरसाइज 5.1 में यही सब आप कर चुके हैं, एक्सपेंड करके करना था तो वो सब कर लीजिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन रह गया है 1 का 7th, तो वो करवा देते हैं। अब जब मैं ये प्रॉपर्टी बता रहा हूँ ना, तो एटलीस्ट सेकेंड का 2 क्वेश्चन करवा दीजिए, तो नेक्स्ट पार्ट में फर्स्ट का 7th करवा दूंगा, क्योंकि वो 4:4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट में भी नहीं बताया हूँ मैं, कॉन्सेप्ट बता दिया था आपको। चलिए, तो अब क्या करूँ इसमें, मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, कितना डिटरमिनेंट वैल्यू 0, और एक्सपेंड करना भी नहीं है। तो वही प्रॉपर्टी जो पढ़े हम लोग। तो मैं देखिए क्या कर रहा हूँ, 0 कब होगा, 2 ही केस में, या तो पूरा एक रो का सारा एलिमेंट 0 हो जाए, या फिर कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो जाए, या फिर कोई भी दो रो या फिर 2 कॉलम का एलिमेंट सेम हो जाए। 2 ही केस में डिटरमिनेंट 0 होगा। तो कोशिश करिए कि वही दोनों कुछ लाने के लिए। तो कुछ पता चल रहा है, क्या करूं, यहाँ 8 है 12 है, तो देखते हैं 3 4 जा 12, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8। हाँ, तो अगर मैं C1 में अप्लाई करूं, क्या C1 में -4C2 ऐसा कर सकते हैं। देखिए C1 में अप्लाई कर रहा था ना, तो 8 में से माइनस करूंगा 4 × C2, 4 × 2 8, 8 - 8 0, 12 - 4 × 3 0, 16 - 4 × 4 0, 2 3 4 7 5 3। तो हम बोल देंगे कि ऑल एलिमेंट ऑफ C1 = 0, सो डिटरमिनेंट = 0। इतना कर देना काफी। इस तरह से कर सकते हैं, या फिर और क्या करूं, और क्या कर सकते हैं, हम ये भी तो सोच सकते हैं कि अगर 2 कॉलम या 2 रो का एलिमेंट सेम हो जाए, तो सेम होने के लिए क्या करना होगा,
16 है, 8 2 16, 2 2 4, तो कुछ बन नहीं रहा है। अगर मैं क्या करूं C2 में करूं या फिर C1 में ही। C1 में क्या करते हैं ना, C1 माइनस 3C2 कर देता हूं। तो C1 में अगर 8 ले लिया, ये 8 है, माइनस 3 इंटू C2 में क्या है 2, तो 8 माइनस 6 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये सब करना नहीं, ये सब बता रहा हूँ मैं, जैसे ये चीज ऑपरेशन करने पे ये आ जाएगा कि इसके लिए करें तो 12 माइनस 3 इंटू, इसके लिए क्या है 3 है, 3 3 या 9, 12 माइनस 9 3, यहाँ 3 हो जाएंगे। उसी तरह से यहाँ करिए 16 माइनस 4 3 या 12, 16 माइनस 12 4, और फिर ये सारा एलिमेंट। मैं तो सिर्फ C1 में ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो 2 3 4 7 5 3। और एक और ऑपरेशन लगाना होगा, तो एक ही स्टेप में, और जैसे मान लीजिए C2 पे ही लगाना होगा, मान लीजिए C1 प्लस C2 करना होगा, तो ऐसा नहीं करना है। एक ऑपरेशन एक ही स्टेप लेंगे, एक स्टेप में एक ऑपरेशन। अगर ये लगाना होगा तो इसको सॉल्व करने के बाद फिर ये ऑपरेशन लगाइएगा। कहीं कहीं बुक में दिया हुआ होगा, तो मैं कोई क्वेश्चन है ना, तो मैं उसका रीजन बताऊं। आप कर सकते हैं, 2 ऑपरेशन लगा दीजिए, ठीक है, लेकिन मैं रीजन बताऊंगा कि क्यों नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए C1 इक्वल टू C2, सो डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बनाने के बाद आप तो फील हो रहे होंगे कि क्या चल रहा है, क्या होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड का सेकंड, तो उसमें भी और दो तरह से बताऊंगा मैं। अब ये तो 2 क्वेश्चन करवा दूंगा, 2 टाइप से। अब मैं प्रत्येक क्वेश्चन को 2 3 टाइप से अगर मैं बताने लगा तो सोचिए टोटल 55 क्वेश्चन है, कितना लग जाएंगे टाइम। क्लास रहता तो चलिए मैं करवा देता, अब रिकॉर्डिंग वीडियो में इतना टाइम सोच रहे हैं, एक ही एक्सरसाइज को बनाने में कितना लगेगा। तो मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन को 2 टाइप से बता दूंगा, बाकी उसके बाद एक ही टाइप लेके चलूंगा। और मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप प्रैक्टिस करिए, सोचिए कि और कुछ और टाइप से बन सकते हैं क्या। जितना इसमें टाइम दीजिएगा उतना आपको इम्प्रूव होंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। ये सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड का मैं देखते हैं कितने टाइप से बन सकता है ये। तो चलिए ये ऑपरेशन लगाता हूँ, इसमें क्या करूँ। C1 में देखिए 3 2 या 6 समथिंग है ना, डबल का है ना, इस तरह से सोचना होगा आपको। तो क्या करें, अब डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 लाना है, और डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 लाना है तो 2 केस, रो का सारा एलिमेंट 0 कर दीजिए या फिर कॉलम का सारा एलिमेंट 0 कर दीजिए। सेकेंड, 2 रो का एलिमेंट सेम कर दीजिए, 2 कॉलम का एलिमेंट सेम कर दीजिए। 2 ही केस है। 0 करते हैं, देखते हैं लग तो रहा है कि ऐड करूंगा डबल करूंगा तो हो जाएंगे। तो अगर मैं C1 पे अप्लाई करूं, C1 प्लस 2C2, देखिए करके 6 प्लस माइनस 3 2 6, 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 2 0, माइनस 10 प्लस 2 इंटू 5 10, माइनस 10 प्लस 10 0, हाँ तो गया 2 2 2। बोलेंगे लिखना होगा ऑल एलिमेंट, लिखिए जाना फिर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ऑल एलिमेंट ऑफ C1 इक्वल टू 0, C1 इज 0, सो डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट ऐसा लिख सकते हैं सिंपल। चलिए और किस तरह से बना सकते हैं हम लोग इसको, या फिर मैं क्या करूँ ना, अभी मल्टीप्लिकेशन का देखिए ना, हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है 6 माइनस 3 2, 2 माइनस 1 2, माइनस 10 5 2, ये दिया हुआ है। मैं इसमें C1 में मैं बोला था कि
या तो रो में मल्टीप्लाई करिए के से, अगर के से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे के से डिवाइड भी करना होगा, के इंटू 6, के इंटू -3, के इंटू 2 करवाए थे ना। तो के की जगह मैं क्या ले लेता हूँ, के की जगह 1/2 ले लेते हैं। तो अगर 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा किसमें, C1 में, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। बात को समझिए क्या करने जा रहा हूँ मैं सभी में यहाँ पे कर रहा हूँ। 6 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2, -10 इंटू 1/2। C1 में किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, 1/2 से। अगर मैं अगेन 1/2 कॉमन लूँ तो 1/2 कॉमन लेंगे तो ये आएगा। तो भाई तो पहले से यहाँ तो कुछ भी नहीं था, तो फिर 2 से मुझे मल्टीप्लाई भी तो करना होगा ना। ये कॉमन लेने पे कट जाए, तो ये 1/2 भी कॉमन नहीं लिया हूँ, 1/2 अंदर में ही है। जब मैं कॉमन बाहर ले लूँ तो कैंसिल और कैंसिल होकर यहाँ पे जो है 1 ही रहे। कर सकते हैं ना, ये केस है। इसलिए बहुत जगह देखे होंगे कि डायरेक्ट C1 पे ये चीज नहीं अप्लाई करने के लिए, C1 पे किया ना। हाँ, अरे जब ऐसा कर सकते तो ऐसा क्यों नहीं लिख सकते हैं। यही चीज मैं किया हूँ कि C1 पे क्या अप्लाई कर रहा हूँ, 1/2 से। हाँ, लेकिन अब ऐसा करिएगा तो फिर ये बाहर वाला ये 2 कहाँ चला गया, ठीक है ना। ये नहीं भी लिखिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, काम चलेगा। तो अब बाकी जो है -3, 2, -1, 2, 5, 2, ये हो जाएगा 3, 1, -5, -3, -1, 5, 2, 2, 2। अब क्या करूँगा, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो C1 पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ C1 प्लस C2, तो 3 - 3 0, 1 - 1 0, -5 + 5 0, -3 - 1 5, 2 2 2। तो ऑल एलिमेंट 0 द डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए यहाँ पे है स्पेस, एक और प्रोसेस बता देता हूँ। और क्या करूँ मैं, ये है 6 - 3 2, 2 - 1 2, -10 5 2। स्पेस बचेंगे नहीं। चलिए यहाँ पे कर देता हूँ ना, है तो जगह, या फिर और करके 6 - 3 2, 2 - 1 2, -10 5 2। मैं क्या ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, देखिए कहीं पे अगर आपको सेम कोई एक रो या एक कॉलम सेम नजर आए और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो ये जो प्रोसेस अपनाने जा रहे हैं वो अपनाइए, गलत नहीं होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि C3 कॉलम 3 में सारा एलिमेंट सेम है, या फिर यहाँ पे रहता R3 में सेम, या फिर R1 में सेम, या फिर C1 में सेम, या फिर C2 में सेम। किसी भी के लिए मैं क्या करूँगा, हाँ ये R1 है, ये R2 है। मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ R1 पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, R1 - R2, ठीक है ना। तो 6 में से 2 जाएगा, 4 - 3 - -1 +1 -2, 2 - 2 0 हो गया ना। बाकी कॉपी कर लीजिए, 2 - 1 2, -10 5 2। अगेन मैं क्या करूँगा ना, R2 पे अप्लाई करने जा रहा हूँ ऑपरेशन, और R2 में से R3 को माइनस करेंगे। तो R1 जो है वो तो लिख देते हैं, 2 - of -10 तो +10, सॉरी यहाँ इसी पे तो अप्लाई कर रहा हूँ R2 पे। 2 - -12 -1 -5 -6, 2 - 2 0। बाकी ये कॉपी कर लीजिए, -10 5 2। अब इंट्रोडक्शन पार्ट में अभी बताया था ना प्रॉपर्टी में कि किसी भी रो और किसी भी कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 है, उसी के अलाउंग मुझे एक्सपेंड करना है। तो अब आप एक्सपेंड कर सकते हैं इसके अलाउंग, बाकी ये तो 0 है।
2 लेंगे, बच गया ये -24 और ये +24, क्या आ गया 0 आ गया। अब ये दोनों तो 0 लेना ही है, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0। ये 2 क्वेश्चन से आई होप कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप खुद से आप ट्राई करिए, और जहाँ पे नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में प्रोसेस चलेगा तो देख लीजिएगा सॉल्यूशन उसका। लेकिन हाँ, पहले अटेम्प्ट जरूर कर लीजिएगा, तभी आप लोग सीखेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल उसके लिए फिर अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।